हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से सेशन में, आपके अपने परिवार में, गोल्डन एजुकेशन हब। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम जो एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसे हम कहते हैं समास। यानी सभी साथी ध्यान दें कि पिछले सेशन में हमने संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो समास है वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि समास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो समास होता है वो क्या है। तो समास के बारे में हम देखेंगे और समास क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा टॉपिक रहेगा समास। आज हम पढ़ेंगे समास। अब देखते हैं समास का सबसे पहले अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, समास का शाब्दिक अर्थ, अगर हम समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। यानी एक प्रश्न तो यहीं से पुटअप हो जाता है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण होता है। अब साथियों, समास को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा। तो देखते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा, तो परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाना। यानी संधि जो पढ़े थे तो संधि में हमने देखा था कि संधि दो वर्ण स्तर की प्रक्रिया होती है। यानी संधि में क्या देखा जाता है कि संधि वर्णों का मेल होता है, जबकि समास है वो शब्दों का मेल होता है। तो इस तरह से हम समास की परिभाषा अगर देखें तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये समास शब्द है, समास, ये जो समास शब्द है इसका विलोम क्या होता है? अगर इसका अपोजिट हम देखें तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और समास का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो इससे ये हो गया कि दो या दो से अधिक चिन्हों का मेल, और इसमें क्या हटा दिया जाता है? विभक्ति चिन्ह। यानी विभक्ति चिन्हों को हटाकर या विभक्ति चिन्हों का लोप करके, विभक्ति चिन्ह को हटा करके या विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो शब्दों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि समास क्या है जिसमें दो समास 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 एक समास एक ऐसी प्रक्रिया, समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है कि दो शब्दों का, दो शब्दों के दो शब्दों के मेल, दो शब्दों के मेल से में संक्षिप्तता भी हो। क्या होनी जरूरी है? संक्षिप्तता। संक्षिप्तता भी होनी संक्षिप्तता भी होनी जरूरी है। यानी समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दो शब्दों के मेल में क्या होना अनिवार्य है? संक्षिप्तता भी होना अनिवार्य है। जिस तरह से मान लो कि अगर एग्जाम्पल हम इसके देखें तो त्रिनेत्र, एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया? त्रिनेत्र। अब देखिए अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह होता है तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके। अब देखिए साथियों, इसमें क्या हो गया कि जो कारक चिन्ह है उनका विलोप कर दिया गया है और मिलाकर जो शब्द बना दिया वह बना दिया गया है त्रिनेत्र। फिर उसके बाद में देखिए जैसे हो जाता है पुस्तक, पुस्तक गाड़ी, पुस्तक गाड़ी। अगर इसका विग्रह करें तो हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक लाने के लिए, पुस्तक लाने के लिए
गाड़ी, पुस्तक लाने के लिए गाड़ी। यानी जो बीच के जो कारक चिन्ह थे इनका लोप कर दिया गया और इसको मिलाकर जो शब्द बना दिया वह क्या बना दिया, पुस्तक गाड़ी शब्द बना दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, अब देखते हैं सबसे पहले हम समास विग्रह, यानी समास विग्रह कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे समास विग्रह कैसे किया जाता है। समास विग्रह, समास विग्रह यानी कोई भी स्टूडेंट, चाहे कोई प्रतियोगी हो, चाहे कोई स्टूडेंट जो अपने 10वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे, 9th के बच्चे, 11th के, चाहे ये हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी हो, मुख्य रोल होता है समास विग्रह। यानी हमें आना चाहिए समास का विग्रह करना और समास करना। यानी समास, अगर शब्द के हम टुकड़े कर देते हैं, उसको बड़े रूप में लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समास विग्रह है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका विग्रह जब हम करेंगे तो सामासिक पद, सामासिक पद, सामासिक पद का, सामासिक पद का विभक्ति, सामासिक पद का विभक्ति चिन्हों, विभक्ति चिन्हों या कारक 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 चिन्हों का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए एक वाक्य या वाक्यांश, एक वाक्य या वाक्यांश में सरलार्थ स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है, करना ही समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यानी समास विग्रह क्या होता है कि सामासिक पद का विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य या वाक्यांश में स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे मान लो रसोई घर, जैसे हमारे सामने एक शब्द है, एग्जाम्पल्स है, रसोई, रसोई घर, रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है, ये शब्द क्या है, सामासिक पद है। रसोई घर है, ये क्या है, सामासिक पद है। अब ये जो रसोई घर है, इसके अगर हम टुकड़े करें तो इसके टुकड़े हो जाएंगे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर के टुकड़े करने पर हो गया रसोई के लिए घर। तो ये, इसे हम क्या कहेंगे, ये सामासिक पद है और इसके टुकड़े पर करने पर, समास का विग्रह करने पर ये जो लाइन है वो हमारे सामने निकल कर आई है। अब देखिए साथियों, उसके बाद में हम देखते हैं संधि एवं समास, संधि एवं समास में अंतर, संधि एवं समास में अंतर। यानी संधि और समास में जो अंतर होता है वो मुख्य रूप से देखें तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो संधि है वो दो वर्णों का मेल होता है। संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल, संधि दो वर्णों का मेल होता है। और जो संधि है वह वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। संधि है वह वर्ण स्तर की प्रक्रिया होती है। जबकि समास में क्या होता है, जबकि समास में हम देखें तो समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल। तो समास में शब्दों का मेल होता है और समास है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है, समास है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है। यानी समास है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है। तो संधि एवं समास में यही अंतर होता है कि संधि है वो दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास है वो दो शब्दों का मेल होता है। संधि वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, जबकि समास है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद में हम देखें
कि दूसरा अगर इसका अंतर हम देखें तो दूसरे अंतर में आ जाता है कि अगला अंतर क्या है कि संधि में दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार, संधि में दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार, दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। यानी संधि में तो दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में ये आवश्यक नहीं है। यानी समास में ध्वनि विकार आवश्यक नहीं है। समास में ध्वनि विकार आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखें कि संधि में समास होना आवश्यक है। संधि में समास होना आवश्यक है। संधि में समास होना आवश्यक है। और अगला पॉइंट है, जबकि समास में संधि होना आवश्यक नहीं है। संधि होना आवश्यक नहीं है। यानी संधि दो वर्णों का मेल करने पर ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में ध्वनि विकार आवश्यक नहीं है। संधि में समास होना आवश्यक होता है, लेकिन समास में संधि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है, यानी अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों है। तो देखिए साथियों, जो नीलांबर शब्द है, ये नीलांबर शब्द है, इसका टुकड़े करने पर एक तो हो जाता है नीला प्लस अंबर, और एक साथियों हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नीला प्लस अंबर, और एक हो जाएगा नीला है जो अंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो नीलांबर शब्द है, इसमें संधि एवं समास दोनों है। यानी नीलांबर शब्द है, इसमें संधि एवं समास दोनों है। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें तो इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि समास मूलतः चार प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार, अगला हमारा पॉइंट है समास के प्रकार। अब हम देखते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास मूलतः चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी मूलतः समास चार प्रकार के ही होते हैं, लेकिन समास के दो प्रकार और होते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं तो जो तत्पुरुष समास है, इसके दो भेद और होते हैं, जिसमें एक तो होता है क्रमधारीय समास, और एक होता है द्विगु समास। क्रमधारीय समास और द्विगु समास। अब देखिए साथियों कि मुख्य रूप से अगर हमें समास के प्रकार पूछे जाए तो हम बताएंगे समास के कितने भेद होते हैं, चार भेद। समास के कितने भेद हैं, चार। मुख्य रूप से देखें तो चार है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने हैं, छह हैं। तो आप दोनों बातें ध्यान में रखेंगे, और जो भी ऑप्शन में होता है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर पुट अप कर देंगे। तो उसके बाद में देखिए
अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आइए एक एक को करके हम देखते हैं, एक एक को हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास यानी ये जो अव्ययी भाव समास है, इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय, यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा समास था वह था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास। अब देखिए साथियों, तत्पुरुष समास की जो पहचान है वह ये होती है कि हमारे जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं 8, उनमें से कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और संबोधन को छोड़ दीजिए। कर्ता कारक और संबोधन यानी इन दोनों की विभक्ति है वो इसमें नहीं आती है। और बाकी ये कितने प्रकार का हो जाएगा, 6 प्रकार का हो जाएगा। इसके कितने प्रकार हो जाएंगे, 6, यानी पहला वाला और लास्ट वाला है वो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि ये जो कारक चिन्ह आ जाते हैं, ये बीच में आ जाने से क्या होता है, इन शब्दों के बीच में अगर ये आ जाते हैं तो इनकी पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक चिन्ह। अगर ये समास हमें आना जरूरी है तो उसके साथ में कारक चिन्ह हमें पता होने चाहिए। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो सभी साथी मेरे साथ उनको याद करें, एक बार रिवाइज करें। पहला, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। फिर उसके बाद में अगला हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से, अपादान में आ जाएगा से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर उसके बाद में आ जाएगा संबोधन, संबोधन, संबोधन में आ जाएगा नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध। उसके बाद में आ जाएगा संबंध। संबंध की पहचान होती है का, के, की, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री। फिर उसके बाद में आ जाता है अधिकरण, अधिकरण, और अधिकरण का हो जाता है में पर, अधिकरण का हो जाता है में पर। तो इनमें से ये जो कारक चिन्ह है वो बीच में आएंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। फिर उसके बाद में नेक्स्ट समास था हमारा द्वंद्व। नेक्स्ट समास क्या है, द्वंद्व। तो देखिए साथियों, द्वंद्व में तो नाम से ही पता चल रहा है, द्वंद्व में नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों तरफ क्या है, बराबरी। यानी यहाँ पर क्या होंगे कि एक तो होता है उत्तर पद और एक होता है प्रथम पद, प्रथम पद और उत्तर पद, यानी दोनों है वो और से कनेक्ट होते हैं। इसकी पहचान होती है दोनों किससे कनेक्ट होंगे, और से कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में इसमें द्वंद्व में क्या हो गया, दोनों पद प्रधान हो गए। और उसके बाद में जो हमारा बहुव्रीहि बचा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान। बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान, यानी बहुव्रीहि समास में अन्य पद ही प्रधान होता है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें, हाँ उसके बाद में हम देखें द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास की पहचान होती है प्रथम पद संख्यावाची। फिर उसके बाद में आ गया क्रमधारीय, क्रमधारीय, क्रमधारीय में विशेषण विशेष्य संबंध होते हैं। क्रमधारीय की पहचान क्या होती है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य संबंध, विशेषण विशेष्य संबंध। अब देखिए साथियों, ये जो विशेष्य और विशेषण है ये क्या होते हैं, यानी जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उस शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, जैसे
ये बॉक्स है और ये बॉक्स कैसा है, पीला। बॉक्स है और ये बॉक्स कैसा है, पीला। बॉक्स पीला है। अब मान लीजिए ये जो शब्द है इसकी विशेषता क्या है, ये कैसा है, पीला है। तो पीला यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण। पीला क्या हो गया, विशेषण। और पीला किसकी विशेषता बता रहा है, बॉक्स की। तो बॉक्स क्या हो गया, विशेष्य। बॉक्स क्या हो गया, विशेष्य। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अव्ययीभाव समास। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल से देखेंगे, और डिटेल से देखने में सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अब देखिए साथियों, ये जो अव्ययीभाव समास है इसमें क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास में हम देखते हैं कि अव्ययीभाव समास में क्या होगा। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद अव्यय। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय या अंतिम पद, प्रथम पद अव्यय या अंतिम पद अव्यय, प्रथम पद अव्यय या अंतिम पद अव्यय। यानी इसमें एक पद अव्यय होना जरूरी होता है। दूसरा इसका क्या होता है कि एक पद अव्यय होने के कारण, एक पद अव्यय होने के कारण क्या होता है, पूरा सामासिक पद, पूरा सामासिक, पूरा सामासिक पद अव्यय का, पूरा सामासिक पद अव्यय का भाव, पूरा सामासिक पद अव्यय का भाव देने लग जाता है। पूरा सामासिक भाव अव्यय, जो पद है वो अव्यय का भाव देने लग जाता है। यानी एक पद अव्यय आएगा और अव्यय आने पर जो पूरा सामासिक पद है वो खुद ही क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो अगला हो जाएगा कि इस समास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस समास को, इस समास को 3, इस समास को 3 भागों में बांटा, इस समास को 3 भागों में बांटा जा सकता, बांटा जा सकता है। अब देखो पहला, पहला क्या होता है कि जिसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो। अब अगला आगे हम देखें, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहचान क्या है, इसमें पहचान है कि इसमें क्या हो, पहला पद जिसमें पहला, जिसमें पहला पद उपसर्ग या, उपसर्ग या अव्यय, पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, जिसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो। लेकिन शर्त है नोट इन उपसर्ग, इन उपसर्ग को, इन उपसर्ग को छोड़कर, इन उपसर्ग को छोड़कर। अब देखते हैं कौन कौन से हैं इन उपसर्ग को छोड़कर। जैसे शु, कु, सत, दुर, बद, बद, फिर उसके बाद में खुश, परम, सम, महा। अब देखिए साथियों, ये जो है ये इन उपसर्गों को छोड़कर जो उपसर्ग आएंगे वो किस में आ जाएंगे, इन उपसर्गों को छोड़कर किस में आ जाएंगे, अव्ययीभाव समास में। यानी ये उपसर्ग है इनके अलावा आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। और ये जो उपसर्ग है ये किस में आएंगे, तो ये सभी, ये सभी उपसर्ग, ये सभी उपसर्ग, ये सभी उपसर्ग किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। ये सभी उपसर्ग कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में, समास में आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। यानी ये सभी उपसर्ग किस में आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे।
और एक क्रमधारय समास में आएंगे। और उसके बाद में हम देखें तो जैसे एक तो होता है स्व, एक होता है पर, तो ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों आएंगे संबंध, संबंध तत्पुरुष में। ये दोनों किस में आएंगे? संबंध तत्पुरुष में आ जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए, एक होता है ए, अन, अन, न, ए, अन और न, ये किस में आएंगे? नए तत्पुरुष। ये किस में आएंगे? नए तत्, ये आ जाएंगे नए तत्पुरुष में। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका विग्रह करने पर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगला है यथास्थान, यथास्थान, यथास्थान में हो जाएगा स्थान के अनुसार, यथास्थान में हो जाएगा स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार, या ये कह दे या फिर कह दे जो स्थान निर्धारित हो, ये स्थान के अनुसार या जो स्थान निर्धारित हो। अगला है यथासंभव, 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 तो यथासंभव का हो जाएगा जितना संभव है, यथासंभव का हो जाएगा जितना संभव, जितना संभव है, जितना संभव है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो जितना संभव है, उसके बाद में हम देखें यथा योग्य, यथा योग्य, यथा योग्य, यथा योग्य का हो जाएगा योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। फिर उसके बाद में देखिए यथा अवसर, यथा अवसर, यथा अवसर, तो यथा अवसर में हो जाएगा अवसर के अनुसार, यथा अवसर में हो जाएगा अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है यथाचित, यथोचित, यथोचित, यथोचित में हो जाएगा जैसा उचित, जैसा उचित, जैसा उचित है। फिर उसके बाद में यथोपरि, यथोपरि, यथोपरि में हो जाएगा यथोपरि, जैसा, यथोपरि का हो जाएगा जैसा ऊपर, जैसा ऊपर है। यथेष्ट, यथेष्ट, अगला हो जाएगा यथेष्ट, 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 यथेष्ट में हो जाएगा जैसा इष्ट, जैसा, जैसा इष्ट, जैसा इष्ट, जैसा इष्ट, इष्ट का अर्थ होता है शुभ, इष्ट का अर्थ क्या होता है? शुभ। तो इस प्रकार से अब उसके बाद में आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखते हैं। आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए, इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देखें तो फटाफट सभी साथी नोट करते चलिए। अनुगामी, 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 अनुगामी का अर्थ होता है पीछे चलने वाले, अनुगामी का अर्थ क्या होता है? पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुगामी। फिर उसके बाद में होता है अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल शब्द का होता है कूल के अनुसार, कूल के अनुसार, अनुकूल का हो जाएगा कूल के अनुसार। फिर उसके बाद में है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, या कर दे हर दिन, या कर दे दिन दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन या दिन दिन। फिर उसके बाद में है नियम, नियम, और नियम का हो जाता है, नियम का हो जाएगा नियम से भी, नियम उचित रूप से सम,
इसका हो जाएगा उचित रूप से यम, उचित रूप से यम। फिर उसके बाद में है निठल्ला, निठल्ला। और जो ये निठल्ला शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरी तरह से ठाला, पूरी तरह से ठाला। निठल्ला यानी पूरी तरह से ठाला। तो इसे आप में से कितने लोग हैं जो पूरी तरह से ठाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें अधिनियम। उसके बाद में आ जाएगा अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम। तो ये जो अधिनियम शब्द है, अगर इसका हम टुकड़े करें तो ये हो जाएगा नियम से भी ऊपर, नियम से भी ऊपर, नियम से भी ऊपर। फिर उसके बाद में देखिए अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का हो जाएगा अधिक से भी अधिक, अधिक से भी अधिक। फिर नेक्स्ट है निडर, निडर। और निडर का हो जाएगा, निडर का हो जाएगा डर से रहित, निडर, निडर का हो जाएगा डर से रहित, निडर यानी डर से रहित। अब उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा पद अव्यय होने पर। ये तो हमने देखा था पहला, और उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा पद अव्यय होने पर। दूसरा प्रकार, ये तो था पहला प्रकार। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार है दूसरा पद अव्यय होने पर, दूसरा पद अव्यय होने पर, दूसरा पद अव्यय होने पर। तो देखिए साथियों, दूसरा पद अव्यय होने पर किस तरह से बनते हैं, यानी जो एग्जाम्पल्स हम पहले देख चुके हैं, ये इसमें तो था पहला पद अव्यय होने पर, और अब दूसरा तरीका इसका हम देखेंगे, वह देखेंगे दूसरा पद अव्यय होने पर। तो दूसरा पद अव्यय होने पर क्या होता है, दूसरे पद अव्यय होने पर देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए स्वभावानुकूल, पहला एग्जाम्पल्स हम देखें, कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। तो पहला है स्वभावानुकूल, स्वभावानुकूल। तो ये जो स्वभावानुकूल है, इससे बनने वाला शब्द हो जाएगा स्वभाव, स्वभाव के अनुकूल, स्वभाव के अनुकूल। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वभाव के अनुकूल। फिर उसके बाद में है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु पर्यंत में क्या होता है, मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के पर्यंत, इसका विग्रह ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में है गंगा पार, गंगा पार। और गंगा पार से शब्द बन जाएगा गंगा के, गंगा के पार, गंगा के पार। फिर उसके बाद में है ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक में हो जाएगा ध्यान के साथ, ध्यान के साथ, ध्यान के साथ। यानी ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें दूसरा पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय नहीं होता है। इनमें क्या होता है, दूसरा पद अव्यय होता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा जो इसका रूप है वो हम देखेंगे। दो हम देख चुके हैं, प्रथम पद अव्यय वाला देख चुके हैं, द्वितीय पद अव्यय वाला देख चुके हैं। अब इसके बाद में इसका जो तीसरा है वो हो जाएगा पुनरुक्त, पुनरुक्त या पुनरुक्त या द्वित्व, पुनरुक्त या द्वित्व वाले शब्द, पुनरुक्त या द्वित्व वाले शब्द। देखिए साथियों, पुनरुक्त का अर्थ होता है एक ही उक्ति दोबारा, और द्वित्व का मतलब होता है एक ही वर्ण दोबारा आ जाना। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन, ये इसका विग्रह हो जाएगा दिन के बाद दिन, दिन के बाद, दिन के बाद दिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन का हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक दिन,
फिर उसके बाद में है नगर नगर, नगर नगर, और नगर नगर का हो जाएगा नगर के बाद, नगर के बाद, नगर के बाद नगर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे नगर के बाद नगर। फिर उसके बाद में है आजन्म, उसके बाद में है आजन्म, आजन्म, आजन्म में क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर, जन्म से, जन्म से लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर। पोलम पोल, पोलम पोल, पोलम पोल का हो जाएगा पोल के बाद पोल, पोलम पोल का हो जाएगा पोल के बाद, पोल के बाद पोल। फिर उसके बाद में परोक्ष, परोक्ष का हो जाएगा अक्षी से, अक्षी से परे, अक्षी से परे। मंद मंद, मंद मंद, मंद मंद का हो जाएगा, मंद मंद का हो जाएगा मंद के बाद मंद या अत्यंत मंद, मंद के बाद मंद या अत्यंत मंद, मंद के बाद मंद या अत्यंत मंद। फिर उसके बाद में हो जाएगा क्षण क्षण, क्षण क्षण, और ये हो जाएगा क्षण के बाद क्षण या प्रतिक्षण, क्षण के बाद क्षण या प्रतिक्षण। तो ये थे साथियों आज के कुछ एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिए गए हैं और इनके आधार पर आप अन्य हैं वो बना सकते हैं। तो आज का सेशन है वो इतना ही, आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे और इसी सेशन को हम कंटिन्यू बनाए रखते हैं, अपने इस टॉपिक को पूरे करेंगे। तो सभी साथियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी साथी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और जो मेरे साथी जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको चैनल का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और सभी साथियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो सहयोग है वो इसी तरह से बनाए रखें। तो सभी साथी अपने इस परिवार का साथ दें और इसी को इस तरह से आगे बढ़ाते रहें। देखिए साथियों, आपके बिना हम भी कुछ नहीं है और जो भी कुछ होता है वो आपके सहयोग से ही होता है। तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और सभी साथियों का आभार तथा सभी साथियों का धन्यवाद।